क्या आप जानते हैं चैट जीपीटी से लेकर टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां अपने एआई को रन करने के लिए किस कंपनी का जीपीयू यूज करती हैं और कैसे इस एक जीपीयू बनाने वाली कंपनी ने सिर्फ 9 महीने में $1 ट्रिलियन से लेकर $3 ट्रिलियन तक का सफर तय किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनवीडिया की। और कैसे 2023-24 तक हर एआई स्टार्टअप, हर टेक जाइंट सिर्फ एक नाम पर डिपेंडेंट हो गए। चैट जीपीटी, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा से लेकर टेस्ला तक सब कुछ चल रहा है इनके जीपीयू पे। चलिए जानते हैं कैसे 3 दोस्तों ने एक गैराज से एक सपना शुरू किया था और आज उसी सपने का नाम है एनवीडिया, जो दुनिया के सबसे बड़े टेक एम्पायर का हार्ट बन चुका है। Nvidia shares higher right now by 1.2%. $3.8 trillion is the market cap for Nvidia right now. It did surpass Microsoft to become the world's most valuable publicly traded company. Nvidia has become the most valuable company in the world. It is now valued at $3.34 trillion. 90s की शुरुआती दौर में कंप्यूटर सिर्फ स्प्रेडशीट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट और बेसिक सॉफ्टवेयर चलाने के लिए यूज होते थे और जो भी विजुअल दिखते थे वो सिंपल और स्टैटिक होते थे। उस वक्त कंप्यूटिंग का मतलब था सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पर कुछ समय बाद वीडियो गेम्स पॉपुलर हो रहे थे, मल्टीमीडिया सीडीज मार्केट में आ रही थी और लोग चाहते थे उनके कंप्यूटर में रियलिस्टिक ग्राफिक्स हो। पर प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेडिशनल सीपीयू इतना ग्राफिक लोड हैंडल नहीं कर पा रहे थे और तभी जेंक्सिन हुआंग को लगने लगा कि फ्यूचर में 3D ग्राफिक्स ही पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है और तभी उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ क्रिस मालाचोस्की और कर्टिस प्रियम के साथ सोचा, क्या हम एक ऐसी चिप बना सकते हैं जो ग्राफिक्स के लिए स्पेशलाइज्ड हो, जो सीपीयू का लोड कम करे और रियल टाइम एक 3D ग्राफिक्स को पॉसिबल बना दे। यहीं से आई जीपीयू की सोच। उन्होंने देखा कि गेमिंग और मल्टीमीडिया का फ्यूचर है, लेकिन उस फ्यूचर के लिए हार्डवेयर रेडी नहीं है। सीपीयू एक जर्नलिस्ट था, लेकिन जीपीयू एक स्पेशलाइज्ड बन सकता था जो सिर्फ ग्राफिक्स पे फोकस्ड हो। और इसी विजन के साथ उन्होंने 1993 में एनवीडिया कंपनी की स्टार्ट किया। तब इंडस्ट्री में किसी ने जीपीयू का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन इन तीनों को पता था कि अगर कंप्यूटर को ज़्यादा विजुअली इंटेलिजेंट बनाना है तो एक नया प्रोसेसर डिज़ाइन करना पड़ेगा। और यहीं से शुरुआत हुई जीपीयू का पहले कॉन्सेप्ट की, एक चिप जो साइमल्टेनियसली हज़ारों ऑपरेशन करे, जो लाइट, शैडो, टेक्सचर को रियल टाइम में कैलकुलेट करे और जो दुनिया को 2D से 3D की तरफ ले जाए। तब जेंक्सिन हुआंग, क्रिस मालाचोस्की और कर्टिस प्रियम कंपनी की प्लानिंग कर रहे थे। तब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का कोड नाम रखा था एनवी, जो था शॉर्ट फॉर्म फॉर नेक्स्ट वर्जन। उनका इनिशियल आइडिया था कि ये एक नेक्स्ट वर्जन ऑफ ग्राफिक कंप्यूटिंग होगा। बाद में जब ऑफिशियल नाम डिसाइड करना था तो उन्होंने लैटिन वर्ड इनवीडिया का इंस्पायर लिया, जिसका मतलब होता है एनवी यानी जलन, और यहीं से बना एनवीडिया। एनवी प्लस इनवीडिया मतलब एक ऐसा ब्रांड जिसे देखकर दूसरे जेलस हो जाएं। 1995 में एनवीडिया ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, NV1। ये चिप बहुत ही एक्सपेरिमेंटल थी, 2D 3D रेंडरिंग के साथ साथ साउंड पर गेम कंट्रोल इनपुट भी हैंडल करती थी। उस टाइम एक नए गेमिंग कंसोल लॉन्च हो रहा था, सेगा सैटर्न। सेगा को एक ऐसे ग्राफिक प्रोसेसर की जरूरत थी जो उनके सिस्टम में हाई क्वालिटी विजुअल डिलीवर कर सके। एनवीडिया ने अपनी NV1 चिप उनको डेमो की और उन्हें लगा कि ये चिप उनके कंसोल के लिए सही मैच हो सकती है। दोनों कंपनीज के बीच एक पार्टनरशिप हुई। सेगा ने NV1 आर्किटेक्चर को अडेप्ट किया अपने सैटर्न कंसोल के एक नए वेरिएंट में, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। सेगा सैटर्न ग्राफिक सिस्टम कोऑर्डिनेटर बेस्ड रेंडरिंग यूज करता था, जबकि बाकी गेमिंग इंडस्ट्री जा रही थी ट्रायंगल बेस्ड रेंडरिंग की तरफ, जो ज़्यादा एफिशिएंट और स्टैंडर्ड थी। NV1 भी कोऑर्डिनेटर रेंडरिंग पे बेस्ड थी और यही एनवीडिया के लिए बड़ी गलती बन गई। डेवलपर्स के लिए गेम्स बनाना मुश्किल हो गया, हार्मनी और परफॉर्मेंस इशू आए और सेगा सैटर्न फ्लॉप हो गया। इसके साथ ही NV1 भी मार्केट में फेल हो गया। NV1 के फेलियर के बाद कई लोगों ने सोचा कि एनवीडिया शायद मार्केट में टिक नहीं पाएगा, लेकिन एनवीडिया नहीं रुकी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और एक नया डायरेक्शन लिया। 1997 में लॉन्च किया रीवा 128, एक फोर्स ग्राफिक चिप जो हाई परफॉर्मेंस के साथ सिर्फ आर्किटेक्चर ऑफर करती थी। इस बार कोई ऑडियो या कंट्रोल सपोर्ट नहीं था, सिर्फ प्योर ग्राफिक पावर, और इस सिंपलिसिटी ने एनवीडिया को हिट बना दिया। रीवा 128 ने बेंचमार्क टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। गेमर्स और डेवलपर्स दोनों ने इसे पसंद किया। ये चिप एनवीडिया के लिए मेजर कमर्शियल सक्सेस बन गई। कंपनी के लिए ये एक नया कॉन्फिडेंस था कि अब वो कंपटीशन में सीरियस प्लेयर बन चुकी है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1999 में एनवीडिया ने दुनिया के सामने लॉन्च किया GeForce 256। एनवीडिया ने डिक्लेयर किया, दिस इज नॉट अ ग्राफिक कार्ड, दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट जीपीयू। ये एक बोल्ड क्लेम था, क्योंकि पहली बार कोई चिप सिर्फ विजुअल रेंडर नहीं कर रही थी, वो रियल टाइम में लाइटिंग, शेडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और कंप्यूटेशन भी कर रही थी।
CPU का काम शेयर करके गेमिंग और 3D रेंडरिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रही थी। गेमर्स स्टन रह गए। डेवलपर्स ने काफ़ी प्रोजेक्ट GeForce पर शिफ्ट कर दिया और एनवीडिया ने ग्राफिक इंडस्ट्री में अपनी जगह लीडर के रूप में बना ली। 1999 के बाद ग्राफिक्स का बैटलफील्ड गर्म हो चुका था। हर तरफ एक ही रेस चल रही थी, कौन बनाएगा सबसे तेज सबसे पावरफुल GPU। कंपटीटर रेडी थे, ATI, 3DFX, इंटेल सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एनवीडिया के पास था स्पीड प्लस स्ट्रेटजी का परफेक्ट कॉम्बो। 2000 में एनवीडिया ने एक बोल्ड मूव लिया। उन्होंने अपने सबसे तेज राइवल 3DFX को एक्वायर कर लिया। 3DFX जो एक जमाने में ग्राफिक्स कार्ड का किंग था, अब एनवीडिया का हिस्सा बन गया। साथ में मिले पेटेंट्स, इंजीनियर्स और लेगेसी जो एनवीडिया को अपने ब्रांड में इंटीग्रेट कर ली। अब फिर आई GeForce का गोल्डन रन। GeForce 3, GeForce 4, GeForce FX, हर नए वर्जन में नए टेक्नोलॉजीज, बेटर कूलिंग, ज़्यादा मेमोरी। 2004 में आई GeForce 6 सीरीज और इस बार एनवीडिया ने इंट्रोड्यूस किया शेडर्स मॉडल 3.0, एक रिवोल्यूशनरी फीचर जिसने गेम डेवलपर्स को क्रिएटिव फ्रीडम दे दी। जो पहले इम्पॉसिबल थी, गेम्स और रियलिस्टिक हो गए। लाइट इफेक्ट, वाटर रिफ्लेक्शन, शैडो सब कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव बन गया। लेकिन बैटलफील्ड अब भी खाली नहीं था। ATI कंटिन्यूसली फाइट कर रहा था और 2006 में AMD ने ATI को एक्वायर कर लिया। अब एनवीडिया के सामने आई AMD ATI का पावरफुल कॉम्बो। लेकिन एनवीडिया ने हर बार दिखाई कि वो सिर्फ हार्डवेयर कंपनी नहीं, वो एक इनोवेशन इंजन है। चाहे बात हो गेमिंग CPU की, मोबाइल डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज चिप की या फिर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर की, एनवीडिया हमेशा एक कदम आगे था। 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हर सेक्टर इफेक्ट था और टेक इंडस्ट्री भी बच नहीं पाई। एनवीडिया को भी झटका लगा, स्टॉक प्राइसेस गिरने लगे, डिमांड स्लो हो गई और कुछ प्रोडक्ट लाइन मार्केट में फेल होने लगी। इस वक्त कंपटीटर्स भी एक्टिव थे। AMD ने एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनाई। इंटेल अपने इंटीग्रेट ग्राफिक्स को बेटर बना रहा था। एनवीडिया के लिए ये एक वेकअप कॉल था। उन्हें रियलाइज हुआ कि सिर्फ GPU गेमिंग के लिए बनाना ये बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। 2009 में एनवीडिया ने लिया एक बोल्ड डिसीजन, CUDA पे फुल फोकस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे GPU सिर्फ ग्राफिक रेंडर करने के अलावा भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और हैवी कंप्यूटिंग टास्क कर सके। अब एनवीडिया का विजन बदल गया था। सिर्फ गेमिंग नहीं, अब टारगेट था AI, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल इमेजिंग, डाटा सेंटर्स, डीप लर्निंग। यही शिफ्ट बन गया एनवीडिया के नए फ्यूचर का फाउंडेशन। एक ऐसा फ्यूचर जहां GPU का मतलब सिर्फ विजुअल नहीं, कंप्यूटेशनल पावर था। 2012 के बाद AI एंड डीप लर्निंग का बूम आया। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए मैसिव पैरेलल कंप्यूटिंग चाहिए थी और एनवीडिया के GPUs इस फील्ड में परफेक्ट निकले। गूगल, Amazon, टेस्ला जैसे टेक जायंट्स ने एनवीडिया हार्डवेयर अडेप्ट किया। CPUs की जगह डाटा सेंटर में GPUs का क्रेज बढ़ने लगा। जेंगसन हुआंग ने AI का फ्यूचर अर्ली स्टेज में ही समझ लिया। CUDA प्लेटफॉर्म और टेंसर कोर्स ने एनवीडिया को AI रिवोल्यूशन का पावर हाउस बना दिया। 2016 में पास्कल आर्किटेक्ट लॉन्च हुआ, जिसने AI ट्रेनिंग को 10 टाइम फास्टर बना दिया। गेमिंग हमेशा एनवीडिया का DNA का हिस्सा रहा। 2018 में RTX सीरीज लॉन्च हुई, जिसने रियल टाइम रे ट्रेसिंग आया, जिसे गेम ज़्यादा रियल लगने लगे। लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन सब कुछ फोटो रियलिस्टिक हो गया। एनवीडिया ने क्लाउड गेमिंग में भी कदम रखे GeForce Now के थ्रू, जिसमें पावरफुल गेमिंग रिमोट्स डिवाइस पर भी पॉसिबल हुई। साथ ही एनवीडिया का डाटा सेंटर GPUs AI ट्रेनिंग, सिमुलेशन और रेंडरिंग के लिए इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बन गया। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे टेक जायंट्स एनवीडिया के चिप्स पे ही अपना सिस्टम चला रहे हैं। 2020 में एनवीडिया ने UK की चिप कंपनी ARM को 40 बिलियन में खरीदने की कोशिश की। अगर ये डील होती तो एनवीडिया सिर्फ GPU नहीं, CPU मार्केट में भी किंग बन जाता। लेकिन US, UK और यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर्स ने बोला यह डील कंपटीशन के लिए खतरा है। इन्वेस्टिगेशन और लीगल इशू के बाद 2020 में ये डील कैंसिल हो गई। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन एनवीडिया ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने फोकस AI, रोबोटिक्स और सेल्फ ड्राइविंग टेक पर और बढ़ा दिया। 2023-24 में एनवीडिया दुनिया का सबसे वैल्यूएबल चिप कंपनी बन गई। उनका मार्केट कैप 3.3 ट्रिलियन से ज्यादा चला गया, जो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बराबर था। एक समय जो कंपनी बैंक करप्ट के करीब थी, आज वो AI रिवोल्यूशन का इंजन है। AI टूल जैसे ChatGPT, मिडजर्नी, कैपिलोट, इन सबको ट्रेन करने के लिए चाहिए एनवीडिया के GPUs। हर बड़ी टेक कंपनी गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, OpenAI सब एनवीडिया के हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है। उनका लेटेस्ट H100 टेंसर कोर GPUs हर मेजर डाटा सेंटर में लग चुका है। ये चिप AI ट्रेनिंग और इंटरफेरेंस में लाइटिंग फास्ट है। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि कभी कभी सप्लाई भी कम पड़ जाती है, और ये सिर्फ शुरुआत है। एनवीडिया अब रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हेल्थ केयर, मिलिट्री सिमुलेशन हर फील्ड में अपना मैजिक फैला रहा है। CEO जेंगसन हुआन अब एक टेक आइकन बन चुके हैं। उनकी ब्लैक लेदर जैकेट, काम स्टाइल और विजनरी कीनोट हर AI कॉन्फ्रेंस का सेंटर बन चुका है।
लेकिन हर सफर इतना आसान नहीं होता है। एनवीडिया के सामने भी कई बड़े चैलेंज आए। चिप शॉर्टेज ने प्रोडक्शन स्लो कर दी, सप्लाई चेन इशू ने डिलीवरीज इम्पैक्ट की और यूएस चाइना टेंशन ने बिजनेस को टाइट कर दिया। चाइना एनवीडिया का एक बड़ा मार्केट था, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया एडवांस जीपीयू पे। इसका सीधा इफेक्ट एनवीडिया के रेवेन्यू पे पड़ा। ऊपर से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। इंटेल और AMD AI GPUs एग्रेसिव बन चुके हैं। गूगल, एप्पल जैसे टेक जाइंट अपने खुद के चिप्स बनाने लगे हैं। एनवीडिया का टेक सिर्फ चिप्स नहीं, एक कल्चर बन चुका है। उनका एक लॉयल फैन बेस है। गेमर्स, डेवलपर्स, रिसर्चर्स सब एनवीडिया के नए लॉन्च का इंतजार करते हैं। CUDA, DLSS, रे ट्रेसिंग ये सिर्फ फीचर नहीं, बज़वर्ड्स बन गए हैं टेक दुनिया के। रेडिट सेट से लेकर यूट्यूब के अनबॉक्सिंग वीडियो तक एनवीडिया की कम्युनिटी वाइब्रेंट, एक्टिव और पैशनेट है। एक गराज से स्टार्ट हुआ सफर और आज दुनिया की मोस्ट पावरफुल टेक कंपनी में से एक नाम एनवीडिया। उनका मंत्र रहा विजन, रिस्क, इनोवेशन। पर सवाल अब भी वही है, क्या एनवीडिया कभी रुकेगी? शायद नहीं। जब तक दुनिया को AI ग्राफिक्स और स्पीड चाहिए, तब तक हर डिजिटल इंजन में इसका नाम गूंजता रहेगा। पावर्ड बाय एनवीडिया।